उपन्यास कसब, फाइल संख्या 11। वही 2-4 लगे दम मिटे गम साधु, कई देहाती लोग, चंद मनौती माने हुए शहरी। वही एक प्राचीन भव्य मूर्ति उपेक्षित पड़ी हुई, काल की काई से मढ़ी हुई। उस पर कभी कभी किसी श्रद्धालु द्वारा गंधाक्षत का विलेपन। मूर्ति जिसे अवसर मिलने पर कोई विदेशी संग्रहालय में बेचने के लिए चुरा ले जाएगा। एक अपेक्षाकृत बहुत नया शिवलिंग। चट्टान से आता जल शिवलिंग का निरंतर अभिषेक कर रहा है। कुछ पुजारी, कुछ सिक्के, चढ़ावा। चट्टान में एक छिद्र जिसमें अनाज भरने की प्रथा है। यहां लड़कियां शिवार्चन कर रही हैं। कितनी सारी हिमालय पुत्रियां, पार्वतियां। वो सुन रहा है अष्टोत्तर। ओम महेश्वराय नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः। खुद भी पढ़ रहा है साथ साथ, होठों होठों में। ओम अव्यक्ताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम हराय नमः, ओम सहस्त्रपदे नमः, ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। नीराजनम जयदेव महादेव, जय शंकर शाश्वत। लड़कियां आरती कर रही हैं। जय सर्व गुणातीत सर्ववर प्रद, जय नित्य निराधार, जय विश्वंभराव्यः। वो नहीं जाता आरती करने। वो आती है आरती की थाली लेकर उसके पास, और कौतिकों का कौतिक उसके सामने घुमा देती है थाली। सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात सुखमया दिशः, अंतरस्तेजो बहिस्तेजः एकीकृत्यामित प्रभो, आरार्तिकमिदं देवगृहाण मम सिद्धये। वो सुनता है, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ भुनभुनाते हुए। ज्योति पर 3 बार फेरता है हथेली, 3 बार लगाता है माथे से। साबुली कैजा कहती हैं, कौतिक मत करो, पूजा के समय मजाक अच्छा नहीं। सिर पर पल्ला खींचकर, बद्ध करों में पुष्प लेकर नायिका अब प्रार्थना कर रही है। तुम्हें मालूम नहीं साबुली कैजा, मजाक ही उसकी पूजा है, मजाक ही उसकी प्रार्थना है। कुछ और ही है अर्थ उसके लिए हर शब्द का। शिवो गुरुः, शिवो देवः, शिवो बंधु शरीरिणम, शिवो आत्मा, शिवो जीवः, शिवादन्यन्न किंचन। और अगर जो नायिका माने ले रही है वो अपराध शिव के प्रति, तो शिव की क्षमा में पूरी आस्था है नायिका को। दासो अयमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। कोई संशय नहीं है उसे इस विषय में। वयम धन्या, वयम धन्या, वयम धन्या जगतपते। शिवे भक्तिः, शिवे भक्तिः, शिवे भक्तिर्भवे भवे। सदा भूयात्, सदा भूयात्, सदा भूयान्न संशय। जो कोई भी दिखेगा उस परम लाटे सा, उस चरम हास्यास्पद सा, उसे ही तो शिव मानूंगी। यही तो लिख रखा। शिववत्त्वं न जानामि कीदृशो असि महेश्वर, यादृशो असि महादेव, तादृशाय नमो नमः। नायिका को इस घृष्टता के लिए कोसने से पहले सुधीजन किंचित विचार इस स्थापना का करें कि प्रेम एक नया धर्म, प्रेमी एक नया देवता होता है। चाहे तो इस ओर भी ध्यान दें कि देवताओं को विफल होने की कुटेव सी है, विशेषतया प्रेमी देवता को। सुन रहे हो तुम स्तुतियां नायक, किंतु आदत से लाचार तुम्हें उदासी ही सुनाई पड़ रही है। तुम इसमें सुनते हो अपने घर के जोगी पिता को, जिसे तुमने देखा नहीं, जिसके बारे में सुना बहुत है। तुम कल्पना करते हो उस लंबे तड़ंगे आदमी का जिसने कभी कोई धंधा रोजगार नहीं किया। कल्पना में तुम उसे एक मैली सी धोती पहने देखते हो। आंखें बाहर निकल आने तक गांजे की वैसी ही दम लगाते देखते हो जैसी यहां गणानाथ मंदिर के प्रांगण में ये साधु लगा रहे हैं। तुम सुनते हो उसे सर्वोच्च ज्ञान की बातें करते हुए।
तुम सुनते हो उसे सिद्ध मंत्र उचारते हुए, और तुम सुनते हो किसी मूल नक्षत्र में तुम्हें गर्भ से अलग कर देने के लिए कराहती हुई एक क्षय रोगिणी को। और अब तुम सुन रहे हो पंचाक्षर। लड़कियां नहीं गा रही हैं, वो गा रहा है तुम्हारा अनदेखा पिता। सुनते हैं बहुत ही भारी करुणार्द्र था उसका स्वर, खुद रो पड़ता था, दूसरों को रुला देता था। वो गा रहा है अब तुम्हारे ही कंठ से। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और तुम रोने रोने को हो आए हो, तेज तेज चलते बाहर निकल आए हो मंदिर से। आंसू पीते हुए तुम बता रहे हो अपने को एक राज की बात। इस गू ने जन्म दिया मुझे, इस गू ने मुझे पाला पोसा, पर इस गू की सौगंध मैं संसार को इस गू से मुक्ति दिलाऊंगा। अब भी सुनाई पड़ रही है वो सामुदायिक प्रार्थना, और उसमें तुम्हें हर कंठ अलग अकेला मालूम हो रहा है। ये अलग अलग अकेला अकेला, ये कायर कातर, ये यहां वहां कहां कहां टकराते रहने के लिए छोड़ दिया गया कण, ये जो भी है यही सर्वभौम गू है, तुम कहते हो। और जब उठाने बैठ ही गए थे सौगंध, एक और उठा लेते हो। इस अकेलेपन की कसम, मैं इस अकेलेपन को मिटाकर रहूंगा मानव में। तनकर खड़े हो गए हो तुम कौन हो नायक? बता सकोगे तुम कौन हो जो ये सब कर पाओगे? मैं, तुम कह रहे हो, मैं हूं। और मैं इतना निर्मम नहीं हूं जो तुमसे पूछूं, सिद्ध पिता के सिद्ध पुत्र हो? वे आ गई हैं। नायिका के हाथ में पूजा का थाल है, प्रसाद का बतासा दे रही है तुम्हें, आसीक रखना चाहती है सिर पर। तुम झुके हो उसे ग्रहण करने, वो उचकी है पंजों पर। रख दी गई है तुम्हारे आज के पीछे को सपाट बनाए गए बालों पर चंद अभिषिक्त पंखुड़ियां। रख दिया है अब उसने अपना हाथ तुम्हारे सर पर, और आशीष दे रही है तुम्हें। जी रहे, बची रहे। कथानायक, पंडिताओं परिहास में लिपटा हुआ एक आशीर्वाद देने की अनुमति मैं भी चाहता हूं यहां गणानाथ मंदिर के बाहर। जीता रहे, बचा रहे। तेरा वो मैं जो तेरा है, मेरा नहीं। और यदि हास्यास्पद होने की हद तक काव्यात्मक ना लगे तो इतना और जोड़ दूं, अपने एकाकीपन में भयभीत न हो। तू आंसुओं से भिगाता न रहे उन पंखुड़ियों को जो तेरे ही शीश पर रखी जानी है। साबुली कैजा ऊंचाई पर बने मल्ला देवी के मंदिर जाने के विषय में बहुत उत्साही नहीं है। बेबी का आग्रह है कि वहां जाएं, क्योंकि ये डीडी शिव पूजन करने इसलिए नहीं आया कि देवी भक्त है। जीन सिमंस इसकी कुल देवी ठहरी। अगर बेबी डीडी मल्ला देवी मंदिर जाएंगे तो कौतिक के दर्शकगण साथ जरूर जाएंगे, और रखवाली साबुली कैजा भी अपने दुखते बूढ़े पांवों को घसीटेंगी किसी तरह। छोटा सा है मल्ला देवी मंदिर, उपेक्षित सा। यहां से हिमालय की बहुत ही रोमांचकारी झांकी मिलती है। भक्त कम आते हैं इधर, सौंदर्य प्रेमी सभी आते हैं। अपने सामने एक लंबे चक्रांश में फैले हिमाच्छादित शिखर देखने के लिए। गंगोली हाट से भी हिमालय का कुछ ऐसा ही भव्य आतंकप्रद दर्शन किया था बालक डीडी ने कभी। प्रतिदिन होश संभालने से लेकर 10 वर्ष की वय तक। कालिदास को हिमालय आनंदमत्त महादेव का पूंजीभूत अट्टहास लगा था, ऐसा सुनते हैं। बालक डीडी ने कुछ अधिक लौकिक स्तर पर इन चोटियों से एक तरह की बेचैन कर देने वाली चुनौती आती हुई सुनी है। मानो कह रही हो हंसकर, तू अधम हमारी तरह गर्वोन्नत कभी हो नहीं सकेगा। हिमालय उसके लिए अपनी आकांक्षा का आदर्श रहा है, रूपक बना है। निष्कलंक हिम और बिवाई पड़े नंगे पांव, ये दो स्थायी प्रतीक हैं उसके मानस के काव्य के।
स्वर्गारोहिणी उसके स्वप्नों की भाषा में सबसे अधिक व्यवहृत शब्द है। वो भीतर नहीं गया है मंदिर के, यहीं बाहर खड़ा है और देख रहा है हिमालय। लड़कियां घंटियां बजा रही हैं, वो सुन रहा है टिनमिनाहट। थपकिया सी दे रही है ये टिनमिनाहट उसे। उसके सारे बचपन की पृष्ठभूमि में यही टिनमिनाहट गूंजती रही है। ये टिनमिनाहट और बलि के बकरे की मिमियाहट, दिव्य शांति और दानवीय यंत्रणा, पर्याप्त हुए ये दो स्वर उसे जीवन संगीत की पकड़ देने के लिए। क्यों अनुभव कर रहे हो तुम इस क्षण को? क्यों अनुभव करते रहे हो तुम बहुधा ठंडी धरती पर बकरे के गर्म खून का तुम्हारे नंगे पांवों की ओर बहकर आना और गंगोली हाट के काली मंदिर में कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों और अन्य भक्तों द्वारा प्रदत्त उन समस्त छोटी बड़ी घंटियों का एक साथ बज उठना? जब ये अनुभव कर रहे होते हो, क्यों एक साथ भयभीत, रोमांचित और उदास हो उठते हो तुम? इस समय जब देख रहे हो तुम अपनी आकांक्षा का ये हिमादर्श, संतुष्ट हो अपने से कि असंतुष्ट? किसी ओलंपिक खिलाड़ी की जैसी एकाग्रता, तन्मयता से तुम उन शब्दों का अभ्यास करते आए हो इस आशा में कि वो एक परम विशिष्ट सर्वशक्तिप्रद शब्द तुम्हें मिल जाएगा। तुम भिन्न हो जाओगे, उच्चतर हो जाओगे, अतिक्रमण कर सकोगे अपनी अनाथ नियति और परिस्थिति का। क्यों तुम अपने को देखते रहते हो कलम बनाम तलवार पर सबसे अच्छा निबंध लिखने का संकल्प लेकर गोधूली बेला बचुली बुआ के घर दरिद्रों की खुबानी कुस्यमारू के पेड़ के तले बैठे हुए, गोरुओं के थान के पास बांज, पात, घास, गोबर, गोमूत्र की गाय गंध से घिरे हुए और इसी हिमालय को देखते हुए? क्यों तुम सुनते हो बादामी कागज की उस कॉपी पर कलम से लिखे अपने शब्दों के ऊपर मंडराती अपनी बुआ की पुकार, ओ देविया यहां ओला? और क्यों देखते हो तुम अपने को शब्द साधना छोड़कर कोई तुच्छ सा काम करने के लिए जाते हुए, मूढ़ फूफा की चिलम भरने, लकड़ियां काटने, बाजार से कड़वा तेल लाने? क्यों तुम सुनते रहे हो उन सबको जो तुम्हें पुकारते रहे हैं जब जब तुम शब्द साधना करने बैठे हो, ये जानकर कि यही साधना तुम्हें इस पुकार से परे पहुंचने में समर्थ बना सकती है? क्यों तुम गिनते रहते हो वे समस्त अर्ध विराम जो इन पुकारों के सौंपे हुए कामों ने तुम्हारे अध्ययन अभ्यास में लगाए हैं? इन अर्ध विरामों की नसैनी बनाते हुए कितने निकट आ चुके हो तुम उस अपने शब्द के, उस वर्ग के? तुम अपनी दृष्टि हटा रहे हो हिमालय से, क्योंकि वहां से भी टकरा टकरा कर उस पुकार की प्रतिध्वनि आती है, ओ देबिया वे। तुम लखनऊ में थे जब गंगोली हाट में तुम्हारी बुआ बीमार पड़ी और मरी। तुम गए नहीं, तुम्हारी इंटर की परीक्षा थी। तुम्हारा FA में सारे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान रहा। तुम विश्वविद्यालय में पढ़ने की बात सोच सके। तुम्हारे इलाहाबाद वाले चाचा तुम्हें बुलाने को राजी हुए ताकि तुम वजीफे में पढ़ सको। उनके कूढ़ मगज बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दो, घर का कामकाज कर दो। ये क्या, तुम इन लोगों को, अपनी नायिका को छोड़कर कहां जाने लगे? अरे अब अपराध बोध कैसा? इस अपराध का तो तुम प्रायश्चित कर चुके अपनी कहानी परीक्षा में। कितनी कुशलता से बुना है तुमने परीक्षा की तैयारियों और मां की बीमारी के संवादों को। कहानी में बुआ मां बन गई है। तुम तो जानते ही हो कि परीक्षा को सभी आंदोलनों ने सराहा है। परिमलियों और प्रगतिशीलों दोनों ने श्रद्धा से उसका उल्लेख किया है। तुम नहीं सुनना चाहते साहित्य समीक्षा? तुम ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे, इस उतार पर तेज तेज चलते हुए? पीछे से तुम्हें पुकारती आती नायिका को अनदेखी अनसुनी करते हुए ये क्या कह रहे हो तुम कि उस बादामी कागज पर तुमने कुल एक शब्द लिखा है, मैं, और उस मैं पर बुढ़िया बुआ की वही पुकार मंडराती रही है, ओ देविया या ओला, कि तुम्हारे मुंह में कुल एक स्वाद है, बुआ के श्राद्ध के बाद गांव से आए पंचमेवा प्रसाद पितर सेक का।
उस स्वाद से आज तक तुम्हें मितली आ रही है। तुम जानना चाहते हो क्यों नहीं हो सका मैं एक साथ उस निभूति बुढ़िया के मरण कक्ष में और अपने परीक्षा भवन में? क्यों नहीं मेरा एक मैं वहां गंगोली हाट जाकर मुखाग्नि दे सका और दूसरा मैं लखनऊ में गणित का पर्चा? मैं क्यों नहीं हो सकता? बलि का पशु बनने से मैंने कब इनकार किया? किंतु ऐसा क्यों करते हो कि द्विविधा रहती है सदा, इसके यज्ञ में बनूं कि उसके? ऐसा क्यों करते हो कि एक यज्ञ सदा मेरा भी होता है? क्यों नहीं तुम मुझे बना देते हो ब्रह्मांड व्यापी विराट बलि पशु, कि मेरा यह मैं मेरे ही नहीं प्रत्येक जन के खड्ग को संतोष दे सके। नायक की इस अति नाटकीय मन स्थिति पर, जो उसे एक ही छलांग में आरण्यकों में पहुंचाए दे रही है, अवसाद के इस ढाल पर, उसकी उत्तेजित सारसनुमा चाल पर नायिका की तरह हम भी थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। उसके इस तरह बात को कहां से कहां पहुंचाकर बार बार मानो अपने से ही रूठ जाने पर नायिका की तरह न्योछावर हो सकना हमारे लिए अलबत्ता कठिन हो सकता है। कहां जा रहा? किससे हो रहा नाराज? नायिका पूछती है अपने से। मुझे जाने दे, मैं कहीं अकेला बैठना चाहता हूं। मैं भी बैठना चाहती हूं, और वहीं जहां तू। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तुझे नाराज बैठा देखती रहूंगी। मैं उदास हूं इस वक्त, मुझे तंग मत कर। जब भी मैं नहीं होती तू उदास हो जाता। तुझे तो मैं ही खुश कर सकने वाली हुई। चल हम भाग जाते हैं, नहीं तो वे आ जाएंगे। हम देख नहीं सकेंगे एक दूसरे को अकेला बैठा हुआ। अपने को तो रोज ही देख रहे अकेला बैठा हुआ। नहीं, तू वहां बंबई में, मैं वहां अल्मोड़ा में। चल। वे तेजी से दौड़ आए हैं नीचे की ओर। नायक अनमना सा नायिका द्वारा खींचा जाता सा। पीछे से तेज तेज आ रही हैं लड़कियां, और उनके पीछे है साबुली कैजा। हाँफ कर कह रही हैं, नान तिनो नान तिन्योल नी करो, बच्चों बचपना मत करो। मोड़ पर नायिका नायक को अपने साथ खींचती सी पगडंडी से हटकर पेड़ों की ओर छिप जाती है। वो मुस्कुराते हुए देख रही है कि पिछियाती लड़कियां और साबुली कैजा आगे निकल गई हैं। वो होठों पर उंगली धरे नायक को लिए जा रही है एक झुरमुट में, और नायक की आंखें कह रही हैं, मुझे इस तरह का बचपना मस्खरापन पसंद नहीं। तुम्हें पता नहीं है, इसके पिता इसे ऐसे ही ले जाते हैं उपहार देने के लिए। वो जानना चाहती है कि तुम दुखी क्यों हो। तुम पहले कुछ नहीं करते, और कहने लगते हो तो पूरी रामायण ही। तुम नहीं चाहते कि कहीं उसको शिकायत हो तुम आत्म करुणा के शिकार हो, कि तुम लोगों की शिबो शिबो चाहते हो। इसलिए तुम अपनी उदासी का एक पेचीदा फलसफा सा बनाकर पेश करते हो। वो सब हिमालय विमालय, बादामी कागज पर मंडराती पुकार, टिनमिनाहट मिमियाहट, वो तमाम दिव्य किवा इलेक्ट्रॉनिक संगीत कुछ इतना अधिक है तुम्हारी बातों में, वो विशेष कुछ समझ नहीं पाती। बीच बीच में तुमसे ऐसे सवाल करती है नायिका जिनसे पीड़ा और उदासी के अमूर्तन के तुम्हारे सारे प्रयास लड़खड़ा जाते हैं। तुम धरती पर नंगे पांवों की ओर बहती उष्ण रक्त धारा का निरूपण करते हो, और वो जानना चाहती है गंगोली हाट में बलि दिए जाने का ब्यौरा। वो जानना चाहती है कि कब तक नंगे पांव जाते रहे स्कूल, कितनी दूर था स्कूल। नमी और ठंड से पांवों की उंगलियों के बीच कद्या हो जाते थे तो उस पर क्या लगाते थे। तुम्हें इस ब्यौरे में वो अमूर्तन भुला देना है, और फिर भी कुछ ऐसा नहीं कहना है जिसमें आत्म करुणा की गंध हो। कठिन परीक्षा है। वो तुम्हारी उदासी को मूर्त रूप में देखना चाहती है, छूना चाहती है, मिटाना चाहती है। इतना भी नहीं समझ सकते तुम? इस उदासी का कोई मूर्त रूप वो देख पा रही है तो तुम्हारी आंखों की कोर की नमी, जिसे अब वो पोंछ रही है तर्जनी से। हिमालय देखकर भी, इतनी सुंदर जगह आकर भी उदास हो जाने वाला कैसा हुआ रे तू? मैं तो ना जब भी ऐसी जगह पर आती हूं मेरा मन और ही मन लगता है कहा।
मुझे लगता है मैं पहले भी यहां कभी आ रही। हाथ पकड़कर वो उठा रही है तुम्हें, झुरमुट की कगार पर ले जा रही है तुम्हें। एक हाथ से दिखा रही है उन्हीं गर्वोन्नत पर्वतों को, कह रही है बहुत पहले भी ये ऐसा ही था कहा, बहुत पहले भी मैं कभी यहां आ रही। क्यों लगता होगा ऐसा? बहुत खुशी जैसी होती मुझे। तुम बाज नहीं आ रहे हो अपनी साहित्यिकता से और अवरुद्ध कंठ कह रहे हो उससे, हां ये सुंदर सृष्टि पहले भी थी। हां तू पहले भी आई थी यहां, मैं भी आया था, बार बार आया हूं और हर बार तेरे अयोग्य पाया गया हूं, हर बार, इस बार भी। उसने दोनों बाहें गले में डाल दी हैं। कह रही है वो, तू जब बोलता है ये बड़ी बड़ी बातें तब जानता है क्या होता है मेरा मन? तेरा मुंह बंद कर दूं। मुंह जो बंद होगा किसे पता चलेगा कि तू कितना उदास है, अकेला है, और तो तेरा कोई इलाज सूझ नहीं रहा। ओके। वो दृष्टि उठाकर तुम्हें देख रही है। उसकी गदोलियों ने तुम्हारे सिर पर फंदा डाल दिया है और वो तुम्हारे होठों को अपने होठों की ओर ला रही है। वो कह रही है, अपना जुकाम मत सराना यहां, अपनी उदासी भी। तुम्हें कोंच गए हैं ये वचन, तुम्हें याद आ गए हैं वहां मलाड बंबई की एक खोली में जीन सिमंस की लालसा को अर्पित वे तमाम लिजलिजे क्षण। तुम्हारे होंठ उसके होठों को कुचल कर रख देना चाहते हैं। तुम दोनों गिर रहे हो पिरूलों के बिछौने पर। मैंने आपसे आरंभ में निवेदन किया था कि मैं भदेस का पक्षधर नहीं हूं। इस बुढ़ापे में मेरा युवा प्रेम की कथा लिखना अपने में ही पर्याप्त आपत्तिजनक है। तिस पर मैं युवा प्रेम के कतिपय अश्लील अथवा जुगुप्साजनक प्रसंगों का चित्रण करने लगूं तो स्थिति असह्य हो जाएगी। नायक नायिका इधर बराबर चुंबन आलिंगन और अंग संधान में रत रहे हैं, किंतु मैं हिमालय की तरह निर्विकार रहा हूं। अगर वे संभोग करते तो शायद कथा के लिए उसकी महत्ता समझते हुए मैं इस अनुष्ठान का थोड़ा वर्णन करता। कोरी खिलवाड़ अधिक आपत्तिजनक प्रतीत होती रही है सुधीजनों को, इसलिए मैंने लेखनी रोक रखी है, किंतु इस खिलवाड़ की भदेस पराकाष्ठा का उल्लेख करने को मैं विवश हूं। औचित्य स्वरूप एक दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाने की अनुमति चाहूंगा। पहली ये कि नायक और नायिका दोनों को ही ये घटना विशेष रूप से याद रह गई है। इसे हम उनकी स्मृति का विकार कहना चाह सकते हैं, किंतु ये एक विस्मयकारी तथ्य है कि इस प्रकार का विकार हर किसी की स्मृति में पाया जाता रहा है। मेरे एक मित्र को अपने बालिस्टर पिता के विषय में विशेष रूप से यही याद रह गया था कि वो अपान वायु छोड़ते हुए पूछते थे कि थान कौन फाड़ रहा है। स्वयं मैं अपने पंडित पिता को याद करने बैठता हूं तो उनका वो दातून को चबाते चले जाना, खखारना, थूकना और बात बात में और जय तो भाई कहना और माचू माचू माँ की गाली का जाप करना ही मानस में उभरता है। वो तब जबकि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा उनके श्री चरणों में हुई। निश्चय ही वो मुझे अवसर दे गए कि उन्हें अन्यथा भी याद कर सकूं। स्मृति क्यों तुच्छ को महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण को तुच्छ मानती है? जितना प्रौढ़ होता जाता है मानव, क्यों उतनी ही बचकानी हुई जाती है, बचपन की ओर लौटने लगती है स्मृति। ये मुझ अवकाश प्राप्त निर्वृत्ति के लिए विस्मय का विषय है, आपके लिए कदाचित न हो संप्रति। औचित्य स्वरूप मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस क्षण का वर्णन आवश्यक है जिस क्षण नायक नायिका पकड़े गए, उन्हें खोजते हुए आए चौकीदार, उदय सिंह, साबुली कैजा और लड़कियों द्वारा। वे तब क्यों नहीं पकड़े गए जब उनमें उदासी पर चर्चा चल रही थी और नायिका अपनी तर्जनी से आंसू पोंछ रही थी? या तब जबकि वे देख रहे थे हिमालय? या तब जबकि खुशी और उदासी के आदान प्रदान का प्रसंग छिड़ा हुआ था? या तब जबकि आलिंगन बद्ध थे वे दोनों? मैं कह नहीं सकता। दुस्साहस ही होगा यदि मैं इस संदर्भ में ये अटकल लगाऊं कि विधाता भी निरा मस्खरा है। खैर, कुछ तो विनोदी प्रकृति होगी उसकी
कि नायिका और नायक तब पकड़े गए जब वे और कुछ नहीं पेशाब कर रहे थे, एक दूसरे को देखते हुए उस सुरम्य और पवित्र स्थल पर। वैसे विधाता के विनोदी स्वभाव का परिचय देने के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं कि उसने मल निष्कासन और काम क्रीड़ा के लिए अलग अलग अंग बनाना अनावश्यक समझा? खैर, मैं इन बच्चों की ओर से आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। वो ऐसा हुआ, बात में से बात निकलती गई और कहां से कहां पहुंच गई। नायक ने अपना उदासी वाला वो तार फिर जरा सा छेड़ा था। इस पर नायिका ने कहा, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे खुश रहना सिखा दूंगी। वो बोला, कहीं मैंने तुझे उदास रहना सिखा दिया तो? मूर्ख थोड़े ही है तेरे पंडित पिता जो मुझे तेरे अयोग्य पा रहे हैं और तेरा विवाह उस डॉक्टर से करा रहे हैं। वो करा रहे हैं, मैं कर जो क्या ले रही हूं? मैंने भी तो ठहरा रखी किसी जने से अपनी शादी। मैंने उसे अपने बाबू की ओर से जनेऊ लाकर दे दिया है। कृतज्ञ नायक ने अपनी उदासी को मुस्कान में ढाला और कहा, ऐसे थोड़े ही हो जाती है शादी पगली। बाकी जैसे होती है उसकी तैयारियां तो मेरे घर पर हो ही रही। यहां से तू अल्मोड़ा जा, कह दे मेरे बाबू से शादी आपकी बेटी की जरूर होगी, निश्चित तिथि को होगी, पर मुझसे। इस पर नायक चुप रहा। तब नायिका ने कहा, चुप क्या है, अच्छी नहीं लगती मैं? उस मीम के साथ करता है शादी जिसके साथ तू दयादी के घर गया? वो तो बहुत बड़ी है। बड़ी कैसी? बोजू जैसी? ईजा जैसी? ईजा जैसी। वो अपने को मेरी मम्मी कहती है। अच्छा, वो मेरी सासू हुई। क्या करता है फिर? मेरी सासू जी से शादी करता है? मुझसे तो तू करना ही नहीं चाहता। करना जो चाहता मुझे भगा ले जाता, पर कहां से? तू तो मुझे याद भी नहीं करता। चिट्ठी हो, बातचीत हो, तुझे हमेशा अपनी उदासी, अपनी किताबें, अपना गुस्सा, यही सब याद आने वाला हुआ। मैं तुझे बहुत याद करता हूं। करता है तो ये बता, तेरी यादों में ये बेबी क्या करने वाली हुई? बहुत सारी बातें। उनमें से सबसे अच्छी बात क्या ठहरी? तू एक गुसलखाने में नहाकर कपड़े पहन रही होती है। ओ इज्जा, कपड़े पहनने से पहले मैं नंगी भी दिखने वाली ठहरी? हाँ। क्या मिलता होगा नंगी देखने में? क्या मिलता है कोई भी प्रकृति की सुंदर वस्तु या जगह देखने में? पहाड़, नदी, झरना, जंगल। जैसे इस प्रकृति को देखता हूं, वैसे ही तेरी देह को भी देखना चाहता हूं। मैं पूछ रही, सुंदर वस्तु मेरी वही वही ठहरी क्या? सुंदर जगह भी बस वही? वो हंसा। एक कोहनी का सहारा लेकर उसने अपना सिर धड़ उठाया और पूछा, तुझे नहीं होती कभी कोई इच्छा, जिज्ञासा तुझे देखने की? उसने कहा और हंसी से वस्तुतः लोटपोट होने लगी। तुझे जो वहां नैनीताल में देखा था टट्टी में, मैं तो उसी से धन्य हो गई रे। नायक उसे दबोचने को उठा तो वो भागने लगी, और जब नायक उसे पकड़ने दौड़ा तो एक पेड़ की ओट में होकर उसने सिर निकालकर कहा, होती है रे मुझे भी इच्छा, जिज्ञासा, जो भी कहता होगा तू उसे। होती है कि देखूं देखूं लड़के सूसू कैसे करते हैं। अब जो नायक उसकी ओर लपका तो वो भागी नहीं। बोली, क्यों, दिखाएगा करके? नायक ने नायिका को बाहों में भरा और नायिका का ऐसा आलिंगन किया जिसमें पीड़ितक और लता वेष्टिक दोनों का सम्मिश्रण था। पेड़ के तने से नायक को दबाकर वो उससे लता की तरह लिपट गई। तदंतर नायक ने कुछ मदन छत्र आदि नायिका के विभिन्न अंगों का मर्दन करके अस्थि, सुभगा आदि नाड़ियों में प्रस्फुरण पैदा करने का यत्न किया। उसने साथ ही नायिका को निर्वसन करने की चेष्टा भी की। मारगांठ विशेषज्ञ ये बालक अपने काम में ऐसी उतावली दिखा रहा था, नायिका की नाड़ियां जगाने में। अपनी नाड़ियां इतने प्रचंड वेग से जगा चुका था कि बस देखते ही बनता था। यूं सुधीजन न देखें तो उनकी अथवा कथानक की क्षति होने की कोई आशंका नहीं। पूर्व राग का विस्तृत विधि सम्मत वर्णन
प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है ही, और अगर हमारा हड़बड़ नायक सब कुछ गड़बड़ ही किए चला जा रहा है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि सुधीजन विचारमग्न हो उठें। आचार्य वात्स्यायन बता गए हैं कि राग समय और नियमों के बंधन की अपेक्षा नहीं रखता, उसमें सर्व सर्वत्र सब कुछ हर कहीं वाली स्थिति भी आ जाती है कभी कभी। हम ना देखें नायक की ये स्थिति, किंतु नायिका को देखने से रोकना हमारे वश का नहीं। लता वेष्टिक में यूं भी नायिका का मुंह झुकाकर देखने का विधान है, साथ में धीमे धीमे सी सी करना होता है। नायिका हमारी ही करती है और जोर जोर से। नायक को ये अटपटा लगा, उसने जानना चाहा कि क्यों हंस रही है नायिका। नायिका ने कहा, तेरा मुंह हास्य लग रहा है रे। नायिका का ये कथन तथ्य वर्णन मात्र था। कामोत्तेजना के क्षण नायक के चेहरे पर अनादिकाल से परम हास्यास्पद होते ही आए हैं, किंतु नायक ने इसकी भ्रामक व्याख्या की और ये सोचा कि ये मुझ पर इसलिए हंस रही है कि मैं सूसू करके दिखा नहीं सका। अतएव उसने लतापाश से अपने को और अनंतर बटनों से अपने पौरुष को मुक्त किया। नायिका ने देखा, जैसा उसे करते देखा वैसा स्वयं किया। कहना न होगा कि डीडी को अविलंब चले जाने का आदेश मिला साबुली कैजा से। भूखा वो पहुंचा रणमण। वहां की दुकान, डाकखाना, बस, टिकट घर सभी के संयुक्त मालिक से अनुरोध करने पर उसे चीड़ की लकड़ी पर पकाई गई रोटियां मिल गईं चाय के साथ खाने को। बस में टिकट उसने अल्मोड़ा का लिया, किंतु अपनी टैक्सी उसे कोसी में ही मिल गई। और इस प्रकार नगर अल्मोड़ा ने ये समाचार सुना कि देविया टैक्सी फिर टैक्सी में आया हुआ है। बुखार में पड़ा है होटल में बल। सच्ची बुखार आ रहा या जाने अंडरग्राउंड हो रहा। कुछ ही घंटों के बाद साबुली कैजा और लड़कियां नगर में पहुंची और रात तक एक और समाचार फैल गया, जिसे फैलाने वाली हर लड़की और हर औरत को एक प्रश्न का बार बार सामना करना पड़ा। कैसे कैसे, जरा फिर बता तो। और बार बार स्वयं कहना पड़ा, ऐसा जो क्या, ऐसा जो थोड़ी। अगर कहानी ये होती कि गणानाथ के मल्ला देवी मंदिर में बेबी और डीडी ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली, या ये कि बेबी गणानाथ मंदिर से सिंदूर ले आई और उसने डीडी से कहा मांग भर दे मेरी, और उसने भर दी, या ये कि गणानाथ में डीडी और बेबी संभोगरत पकड़े गए तो सुनाने वालियों को इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। कहानी तो ये थी कि बेबी और डीडी ने गणानाथ में एक दूसरे के सामने शूशू कर दी। कसो को कैसे कैसे, जरा फिर से बता तो। और फिर से बताने पर भी वे जब गलत ही समझती हैं तब लड़कियों को कहना पड़ता है, तस जे के, ऐसा जो क्या। केवल शास्त्री जी नहीं जानते, कार्तिकेय ही उन्हें बताएगा कल सुबह, जैसे बता सकेगा। विवाह की तैयारियां करते हुए लोग कुछ सुस्त सुस्त से नजर आ रहे हैं शास्त्री जी को। चिरंजीव कार्तिकेय सौभाग्यवती बबली से न जाने किस मंत्रणा में लीन है। शास्त्री जी देख रहे हैं कि कार्तिकेय की इजा खाट पकड़े बैठी है और उसके मन में कुछ ऐसा है कि कार्तिकेय का महतारी कहकर भी वो जान नहीं पा रहे हैं। शास्त्री जी देख रहे हैं कि सब लोग फुसफुसा रहे हैं और मेरे आते ही चुप होते जा रहे हैं। शास्त्री जी अब जाकर अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, जो दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठी मंद मंद मुस्का रही है, मैत्रेयी बच्ची, क्या बात है? कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा अवश्य हुआ है जिसे बच्ची भी अपने बचपने में कुछ नहीं समझती, किंतु जिसे अन्य सब बहुत कुछ समझते हैं। शास्त्री जी अपने घर के नीचे से जाने वाली पगडंडी पर देखते हैं, आते जाते लोगों का रुकना और उनके घर की ओर देखना। चिरंजीव कार्तिकेय की ये राय थी कि चिरंजीव देवी दत्त को अभी होटल जाकर गोली मार दी जाए। सौभाग्यवती बबली ने उसे रोका। इसमें कोई लाभ नहीं कि बेबी की जिंदगी बर्बाद हो और उसके बड़े भाई की भी। उन्होंने कहा कि तू और बब्बन जाकर डरा धमका कर उसे इस शहर से फौरन विदा कर दो।
अगर इन लड़कियों के साथ कोई सयानी भेजी गई होती तो इतनी मुसीबत ना होती। भेजी इन्होंने वो साबुली कैजा जो खुद सिरफिरी है। पड़ोस की लड़कियों को न ले जाते, घर की ही लड़कियां होती तो भी गड़बड़ ना होती। अब तो बात फैल गई, क्या करते हो? उस लड़के को विदा तो कर ही दो शहर से। फिर साबुली कैजा और बब्बन से कहो, सबसे जाकर कहें कि ये झूठ बात है। लड़ मैं लूंगी किसी भी पड़ोस वाली एक लड़की से, और बाकी सबको राजी कर लूंगी कि वे भी कहें कि ये लड़की बेबी से जलती है, खुद उस तिलकपुर वाले से शादी करना चाहती है। बात इस तरह दब जो जाती है तो बहुत अच्छा। वैसे मुश्किल ही दिखता है, जतन करना ही हुआ। तू और बब्बन जाओ, पहले उस डीडी को भगाओ। हाय, हमने भी क्या पाला होगा ये आस्तीन का सांप। लेकिन देखो, जान से झन मार देना, ऐसी भी नौबत आ सकती है कि हमारे लिए उसी का आसरा रह जाए। कब चली गई बेबी चुपचाप, किसी को कुछ पता नहीं चला। अपने चारों ओर भिनभिनाती अफवाहों और मंत्रणाओं में से उसे कहीं इस बात की भनक पड़ी कि डीडी को तेज बुखार है, और वो चल दी। बेबी चल रही है अकेली पगडंडी पर, अश्वपथ पर, गाड़ी सड़क पर, धार की तूणी से बस स्टैंड की ओर, जहां किसी होटल में डीडी ठहरा है। अल्मोड़ा उसे देख रहा है। यहां निरंतर लोग देखते रहते हैं एक दूसरे को सहज जिज्ञासा से। सहज ही करते हैं वे एक दूसरे की जिज्ञासा का समाधान। क्या खाया, कब खाया, किसकी चिट्ठी आई, क्या लिखा है, वो कौन था जो कल शाम तुम्हारे यहां आ रहा था, कितनी दूर जा रहे हो। शहर पूछता है छज्जों छतों पर बैठकर, सड़कों पर टहलता हुआ, मंदिरों के आंगनों में खड़ा हुआ, पुलिया पर बैठा हुआ, पनवाड़ी से बीड़ा लगवाते हुए, चाय वाले की बेंच पर बैठकर। शहर पूछता है और शहर बताता है। नीचे दरवाजों और बंद बंद घुटे हुए कमरों वाला ये शहर बहुत ही खुला है अपने व्यवहार में। या तो आप इसके लिए इतने अजनबी होंगे कि ये बैठक के द्वार पर खड़ा खड़ा बात करके आपको विदा कर देगा, या फिर आप इसके इतने परिचित होंगे कि यही सीधा आपको शयन कक्ष या रसोई घर में बुला लेगा कि वहीं बात होगी। बीच की कोई स्थिति संभव नहीं। आप शयन कक्ष या रसोई घर में घुस सकने वाले में भी ना आ सके होंगे तो भी सदैव शहर आप पर नजर रखेगा, और जब भी देखेगा आपको सड़क पर, अनुमान लगाने बैठ जाएगा कि आप कहां जा रहे होंगे और क्यों। वो जो गुप्ता राठ क्या आ रहा है ना, तल्ला गली पूरन के यहां, उसकी चेली है ये। जा रही होगी झिझाड़ रेबती बूबू के यहां, उनकी बुआरी तारा, और इसने साथ पढ़ रखा बलचंदौसी में। शहर में जो भी बाहर निकलता है घर से, सबको बताता चलता है। इस शहर की सड़क पर हर शहरी चुनाव अभियान में निकला नेता है। हाथ जोड़ते, पांव छूते, इधर उधर ढूंढते खोजते कि कहीं कोई छूटा न रह जाए अभिवादन अभियान में, बुरा न मान जाए, बढ़ता है आगे। जिसका ध्यान ना गया हो उसकी ओर अपना ध्यान खींचता है। ओहो लेटर मास्टर, गजब करते हो यार, सिलाई मशीन के बाहिक तुमको कुछ नजर नहीं आता। जिसका ध्यान खींचा गया हो वो बद्ध कर कहता है, ओहो ओवरसियर साहब, कब आए हल्द्वानी से? जनार्दन डिप्टी साहब के यहां ब्याह में आ रहे होंगे। शहरी बेबी चल रही है और शहर उसे देख रहा है। शहर पूछ रहा है और वो बता रही है कि मैं डीडी को देखने जा रही हूं, वो बीमार है। शहर स्तब्ध है इस दुस्साहस से। शहर दौड़ा है शास्त्री जी के घर खबर करने। कार्तिकेय और बब्बन उसे रास्ते में ही मिल गए हैं। अब तो बात फैल गई, ऐसा सोच रही है बेबी। अब तो बात फैल गई, ऐसा सोच रहा है कार्तिकेय, उसका ठुलदा। वो डीडी को धकियाता हुआ लाया है होटल से बाहर। बेबी चीखती चिल्लाती आई है पीछे से। बब्बन उसे रोके हुए है, वरना वो अपने भाई से उलझ पड़ना चाहती है। भाई उसे भी रख चुका है 2-4 हाथ। होटल के बाहर
कर्नल शास्त्री मार रहे हैं ज्वरग्रस्त डीडी को और बेबी जोर जोर से चीख रही है अपने भाई पर, कह रही है कहना न कहना। भीड़ जमा हो रही है। बब्बन देख रहा है अपने दोस्त को पिटते हुए और उसे एक विचित्र अपराध बोध हो रहा है कि मैंने इस डीडी को आग्रहपूर्वक सुधा के विवाह में न बुलवाया होता तो इसकी ये दुर्दशा न हो रही होती। लोग बाग सोचते हैं इस तरह भी कभी कभी, यद्यपि ये पद्धति विचित्र स्थापनाओं तक भी पहुंचा सकती है। इस बब्बन को यथा अगर वो नीची अस्थायी टट्टी न बनाई गई होती तो डीडी की ये दुर्दशा न हुई होती। कभी कभी तो मैं स्वयं इस तरह सोचते सोचते ये सोचने की हद पर पहुंच गया हूं कि अगर मैं पैदा ही न हुआ होता तो संसार ही न हुआ होता। सूने घर में समय बिताने का अच्छा साधन है ऐसा चिंतन। जो हो, बब्बन स्वयं को दोषी मान रहा है परोक्ष रूप से, और कर्नल साहब को पकड़ लिया है उसने पीछे से जाकर। बस और नहीं पिटने दिया डीडी को। उसने टैक्सी वाले को आवाज लगाई कि साहब को ले जाओ। उसने डीडी से कहा, अबे क्यों हीरोपने में अपना हुलिया खराब करा रिया है, फूट ले अब यहां से। भीड़ में से कुछ लोग आहत डीडी को उठने और टैक्सी में बैठने में मदद करते हैं। कोई उसका सामान ले आता है। होटल वाला बिल अदा कराने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाता है। मत जा, बेबी चीखती है, किंतु चली जाती है टैक्सी। मैत्रेयी को छोड़ दो कार्तिकेय, शास्त्री जी कहते हैं अपने पुत्र से आवाज तनिक उठाकर। अटपटी लग रही है उन्हें काशी के पंडितों के घर में भाई बहन की ये धक्का मुक्की तू मैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है, या कदाचित ये कहना चाहिए कि वो समझे हुए हैं कि क्या हुआ है और उससे इतने आशंकित हैं कि यही समझना चाहते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। शास्त्रानी जी माथा पीटे ले रही हैं। लंदन से आया हुआ उनका दूसरा बेटा डॉक्टर मेघातिथि इस हाय तौबा से परेशान होकर अपने अंग्रेज हो चुके बीवी बच्चों के साथ रानीखेत चले जाने की तैयारी में है। तीसरा बेटा इंजीनियर श्री गोपाल भी बेबी पर चीख चिल्ला रहा है। चौथा डॉक्टर मुरली मनोहर तिलकपुर भेजा गया है ताकि अपने से 2 साल जूनियर वर महोदय की प्रतिक्रिया की टोह ले। पहले मुझे बताओ हुआ क्या, फिर मैं करूंगा जो करना होगा, कहते हैं शास्त्री जी। आपकी यही बात सुनते सुनते तो ये नौबत आ गई आज, कहता है कार्तिकेय और बहन को धकियाकर छोड़ देता है। वो दौड़ती हुई चढ़ जाती है सीढ़ियां। शास्त्री जी को बता दिया गया है। शास्त्री जी सुनकर इतने स्तब्ध, इतने अपराध भावग्रस्त हुए हैं कि हथेलियां फड़फड़ाना तक भूल गए हैं। वो तनाव की नहीं, परम शैथिल्य की स्थिति में है। ज्वरग्रस्त पिटे हुए डीडी से भी कहीं अधिक पिटे हुए हैं वे इस क्षण। उनके बच्चों ने चौराहे पर मारपीट की। शास्त्रानी जी और बबली दी सुझा रही हैं उन्हें कि अब भी किया क्या जा सकता है। जिसके संदर्भ में ये 2 व्यावहारिक स्त्रियां ये सब सोच रही हैं, सुझा रही हैं, वो अब उतर कर आ रही है सीढ़ियां। उसने अपनी दादी का जोड़ा पहन रखा है। लहंगा हथेली से उठाए पाजेब बजाती वो उतरी है सीढ़ियों से और अब उसने झुककर पिता के पांव छू लिए हैं। पिता का पांव पीछे खिसका है, हाथ नहीं उठा है आशीर्वाद मुद्रा में। वो सीधी हुई है और कह रही है, मैंने उस बगड़गांव के लाटे से कर ली है शादी। इनसे कह दो बाबू आगे से उसे गाली ना दें, उस पर हाथ ना उठाएं। बबली दी कहती हैं, बच्चों का खेल हो रहा होगा शादी। गणानाथ गए, वहां पूजा छोड़ वाहियात बातें की, घर आए, पिटार से निकालकर आमा का घाघरा अंगड़ा पहन लिया, चरण अंतल किया और कह दिया मैंने उससे कर ली शादी। हम घर वाले बन गए इनसे, माँ भाई बहन इनसे कह दो। आहा हा हा शादी, आहा हा हा शादी, नकल उतारती है बेबी। चंपा नौला गए बारात लेकर, वहां झाड़ फेंक कर झगड़ा किया और दौड़कर पहुंचे पाटिया।
सयानों का खेल हो रहा होगा शादी। शास्त्रानी जी ने जीवन में पहली और अंतिम बार उठा दिया है हाथ अपने पति की लाडली पर। रोते हुए, खांसते हुए, चीखते हुए जानना चाहती है जननी, क्या मैंने इसीलिए बुढ़ापे में पैदा की बेटी, यही दिन दिखाने को? शास्त्री जी उठकर चले जा रहे हैं भीतर, अपनी पोथियों की शरण में। उनका प्रश्न अधिक मौलिक और पुरातन है, मैं ही क्यों पैदा हुआ? शहर देख रहा है शास्त्री जी के आंगन में पंचायत जुटी है और शास्त्री जी की बेटी शादी का जोड़ा पहने खड़ी है। शहर दोपहर तक ये सूचना लाया कि तिलकपुर वालों ने अब शादी के लिए मना कर दिया है। भले आदमी हैं, शास्त्री जी का मान करते हैं, इसलिए यही कहलवाया है कि एक महात्मा जी ने साम्य करके बताया है कि लड़के की कुंडली में कुछ ऐसा है जो इस लड़की के लिए घातक हो सकता है। शास्त्री जी जानते हैं ये शुद्ध बकवास है। शास्त्री जी 2 बार व्यावहारिक क्षेत्र में कूदे हैं इस जीवन में, दोनों ही बार दूसरों के उकसाने पर, दोनों ही बार उन्होंने मुंह की खाई है। पहले संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद के चक्कर में और अब बेबी के विवाह के प्रसंग में। यदिवाद को मैं पैदा न होता की सीमा तक ले जाने के दार्शनिक दुराग्रह से मुक्ति पाने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे दया की शादी के तुरंत बाद देवी दत्त और मैत्रेयी के विवाह की अनुमति दे देनी चाहिए थी। जो भी बवंडर तब होता घर के भीतर ही होता, समाज में तो नीचा न देखना पड़ता। इसीलिए अब शास्त्री जी के मन में व्यवहार कुशल व्यक्तियों के व्यवहारिक सुझाव सुनने की कोई इच्छा नहीं है। वे ये शहर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि ये शहर उनका परिहास कर रहा है, इसलिए कि ये शहर उन्हें सहानुभूति दे रहा है, आस बंधा रहा है, राह सुझा रहा है। शास्त्री जी के पूर्वज स्वयं समाज के नियामक थे। उनका किया हुआ कोई कार्य गलत हो ही नहीं सकता था समाज की दृष्टि में। यदि उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपने ही समकक्ष ब्राह्मणों को नीचा घोषित कर दिया तो कालांतर में वे नीचे माने गए। यदि नए रक्त और स्वस्थ सुंदर संतति के हित वे अपने पुत्र के लिए किन्हीं ऐसे वैसे मात्र ग्राम मध्येन निर्धन ब्राह्मण की पुत्री ले आए तो उस ब्राह्मण का परिवार आगे हमेशा उच्च और कृत संबंधी माना गया। समय बदल गया है और शास्त्री जी को अपने पूर्वजों का पांडित्य ही उत्तराधिकार में मिला है, उनका राजनीतिक प्रशासनिक वर्चस्व नहीं। तो भी उनकी इतनी हैसियत थी कि लोग आते थे पूछने कि क्या करना चाहिए, और वो बात वैसे तो से शुरू करके आपद धर्म पर समाप्त करते थे। माना शास्त्री जी बहुत व्यवहार कुशल नहीं है, किंतु बाबा विश्वनाथ और माई विंध्यवासिनी की कृपा से आज तक ये तो नहीं हुआ कि किसी सामाजिक नैतिक प्रश्न पर लोग बाग उन्हें परामर्श देने आए हों। शास्त्री जी का अधिकतर समय चहलकदमी करते बीत रहा है। अब बैठ भी जाते हैं तो विचित्र प्रतीति होती है कि मेरा मन चहलकदमी कर रहा है। अगर पूर्वजों का युग होता तो क्या होता? पहले तो ऐसा तमाशा होता ही नहीं, उसमें हो भी जाता तो कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाती। या तो वर पक्ष से कह दिया जाता कि बच्चियों की फैलाई हुई बचकानी बातों पर जो ध्यान देते हैं उनके सयाने होने पर संदेह होने लगता है, आप विवाह से पीछे नहीं हट सकते, ये मत भूलिए कि आपकी भी बेटियां हैं। या शास्त्री कुल अपनी कुलक्षणी का गला स्वयं अपने हाथों घोट देता। शास्त्री जी, आप कैसे समाज में शास्त्री पद पर सुशोभित हैं जिसमें साहस नहीं कि किसी भी विषय में कैसा भी विधान कर सके? शास्त्री जी, आपके पिता भात खाने न खाने के सवाल पर बारात लौटा ले जा सकते थे। निश्चय ही ये शोचनीय है कि उनके शास्त्र को व्यवहार में ऐसे ही तुच्छ प्रश्न जीवन मरण के आन बान के प्रश्न प्रतीत हुए। किंतु शास्त्री जी, आप तो कहीं भी डटकर मोर्चा लेने की स्थिति में आते ही नहीं। आपके पुत्र आपसे क्या सीख लेंगे शास्त्री जी? आपने पिताश्री से उस शुष्क सिरफिरेपन का उत्तराधिकार नहीं लिया, अच्छा किया।
किंतु आप अब कौन सा नया जीवन आदर्श उत्तराधिकार में देना चाहते हैं? क्या इन गदोलियों के फड़फड़ाने में ही आपके शास्त्र के व्यावहारिक पक्ष की इतिश्री मान ली जाए? शास्त्री जी, असमंजस, अनिश्चय की आपकी ये परंपरा कैसे समाज की स्थापना करेगी, कभी ये भी सोचा आपने? अरे, आपको शास्त्र सम्मत होने की जिद हो तो भी उठिए और कहिए कि एक वर्ण माता पिता को न बताकर गंधर्व पद्धति से भी होता है। उसमें यही है कि विवाह हो जाए तब माता पिता पर यह तथ्य प्रकाशित कर दो। सो कर ही दिया गया है। अग्नि की 3 बार परिक्रमा इन बच्चों ने नहीं की है तो भी ये विवाह गंधर्व की उत्तम कोटि में ही आएगा, क्योंकि गणानाथ के साक्ष्य में किया गया है। जाइए, सबको बता दीजिए कि विवाह हो चुका है। अतिरिक्त पुष्टि के लिए, सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए आप मैत्रेयी देवी दत्त का ब्राह्म पद्धति से भी पारिग्रहण करवा देंगे। ये ऊहापोह क्यों? शास्त्री जी, क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें आगामी पीढ़ी परंपरागत ऊंच नीच में नई ऊंच नीच भी जोड़ देगी, परंपरागत घटियापन में आधुनिक घटियापन मिलाकर समन्वय की संस्कृति रचेगी? शास्त्री जी, हथेली अब हथेली से दूर रहे हैं। कदाचित इनमें से ही टपकेगा समस्याओं का समाधान। शास्त्री जी की घोषणा है, मैं अल्मोड़ा वाला ये मकान बेच रहा हूं। मेरी इच्छा तो थी कि काशी लौट जाऊं, किंतु घरवाली के स्वास्थ्य के लिए वहां का जलवायु उपयुक्त नहीं, इसलिए मैंने बिस्नर में एक छोटा बंगला ले लिया है। मैं और कार्तिकेय की ईजा वहीं वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। मैत्रेयी लखनऊ जाएगी पढ़ने, जहां उसका छोटा दद्दा डॉक्टर है। वो उसके साथ नहीं, हॉस्टल में रहेगी। मैं बंटवारा कर रहा हूं और मैत्रेयी के नाम भी कुछ अलग रखे दे रहा हूं। वो जो चाहे करे, मेरा अब किसी से कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारी दोनों गदोलियां कमर के पीछे परस्पर गुथी हुई हैं, और यद्यपि चहलकदमी तुम अब भी कर रहे हो, तथापि तुम्हारे कदमों में दृढ़ता सी है, वो व्यग्रता नहीं। धन्य हो तुम जो इस क्षण एक ऐतिहासिक निर्णय घोषित करके अपने को धन्य सा पा रहे हो। और रो रही है तुम्हारी घरवाली। मर्दाना निर्णयों पर औरतें रोती ही आई हैं। भावुकता के कारण आप बुद्धि विवेक का नाश थोड़े ही होने दे सकते हैं शास्त्री जी। बबली के सहयोग से शास्त्राणी जी ने वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे बबली अपने मौसा जी की सेवा में सादर प्रस्तुत कर रही हैं। हम लोगों से बहुत गलती हुई। आप कर्ता थे परिवार के, बाप थे बेटी के। बेटी का ब्याह किससे करें किससे नहीं, ये फैसला आप पर ही छोड़ा जाना चाहिए था। हम लोगों को माफ करने जैसा तो नहीं है, फिर भी आप बड़े हुए। माफ कर दें कि हमारी जिद से आपको ये सब आज देखना पड़ा। अल्मोड़ा छोड़ देने का आपका विचार बहुत अच्छा है। यहां आप अकेले पड़ जाते हैं, संगी साथी कोई ठहरा नहीं। ऐसा कोई हुआ नहीं जो आप जैसे पंडित से बात कर सके। लेकिन बिनसर की बात भली नहीं। जंगल हुआ बिनसर। गोदी कैजा की तबीयत वैसी ठहरी। कभी बहुत खराब हो जाए तो वहां कोई कंपाउंडर तक नहीं ठहरा। उन्हें लाद कर यहीं अल्मोड़ा लाना होगा। इसलिए आप बनारस चले जाएं वापस। वहां आपका घर हुआ ही, मुंह बोलने के लिए मित्र और शिष्य ठहरे। आप कैजा के स्वास्थ्य की चिंता न करें। तमाम वैद्य डॉक्टर हुए काशी में, उतना अच्छा अस्पताल हुआ वहां। बंटवारा कर दीजिए, एक दिन तो होना ही हुआ। अपने सामने कर देना ज्यादा ठीक हुआ। बेबी को पढ़ाइए जरूर। आजकल तो सभी कराने लगे हैं एमए बीए लड़कियों को, लेकिन अपने साथ रखिए, वहीं पढ़ाइए बनारस में। समाज थू थू करे तो करे, आप क्यों थू थू करेंगे मौसा जी अपनी बेटी पर? वैसे देखो हो तो उसका कसूर कोई ऐसा बड़ा नहीं ठहरा। जिद्दी वो जन्म की हुई, आपकी बनाई ठहरी जिद्दी। मुझे अभी कल ही किसी याद है मौसा जी, जिस साल आप लोग गोरखपुर नहीं आ रहे थे, इस बेबी को गोपाल दत्त जी कप्तान साहब की फटफट देखकर चढ़ गया सुर, ये मैं लूंगी।
कितनी मुश्किल से ढूंढी आपने बाजार से उसके लिए चाबी वाली फटफटी। बच्ची ठहरी, घर की लाडली ठहरी, खिलौना मांग ठहरी, देने का फर्ज हुआ, आपने दिया। आप तो इस बार भी देते, हमने ही उस गुस्सेबाज कार्तिक के कहने पर रोक दिया आपका हाथ। बहुत गलत किया। खिलौना ही तो मांग रही थी। खिलौना ही तो हुआ हमारा वो डीडी। चाबी भी देने की जरूरत नहीं ठहरी। जैसा करेगी बेबी इशारा वैसा ही करेगा। कहां बंबई, कहां गणानाथ, कैसे आया वो एक इशारे पर। हवाई जहाज और टैक्सी पर किया उतना खर्चा, वरना पहुंच ही नहीं पाता बल। शिबो बेबी के कहने पर आया ठहरा, बुखार में पड़ा ठहरा। उतना पीट दिया बेबी के भाई ने, कुछ नहीं कहा बल। क्या कहता, बबुआ हुआ, हमारी बेबी का बबुआ। दे जो क्या नहीं सकने वाले हुए हमारे मौसा जी अपनी बेटी को बबुआ। अरे मैं कहती हूँ भगवान की दया से उनकी ऐसी हैसियत ठहरी कि 10 बेटियां होती तो 10 जवाई घर बिठाकर खिला सकते थे। और डीडी तो कुछ कर ही रहा है वहां बंबई में। कमाने लगते हैं तो लाखों कमाते हैं वहां भी लोग। और जो हमें ये सिनेमा फिनेमा का कामकाज पसंद नहीं, तो हम उसे भी आगे बढ़ा सकने वाले हुए ही। बहुत ही होशियार ठहरा डीडी। उम्र भी पढ़ने लिखने की ही ठहरी। दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे हमारे मौसाजियों की देखरेख में। और पहले तो किसी की क्या हिम्मत जो शास्त्री परिवार को कुछ ऐसा वैसा कह सके। कह जो देगा तो उसकी जबान खींच लेने के लिए ये बबली है ही। शास्त्री जी, आप शास्त्रियों ने औरतों के लिए अपने शास्त्रों का अध्ययन वर्जित माना है, इसीलिए वे अपना सारा समय एक और शास्त्र के अध्ययन को समर्पित कर चुकी हैं, अस्तित्व रक्षा का शास्त्र। बबली का प्रस्ताव व्यावहारिक है, आकर्षक है, किंतु शास्त्री जी इस छाछ को भी फूंक कर पीना चाहते हैं। वे सोचेंगे। अध्ययन कक्ष में सोचने बैठे हैं और उन्हें लगता है कि काशी जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर कर्म क्षेत्र में फिर प्रवेश करना हो तो कर्मठ बनकर क्यों न करें। जिन त्रिपाठी जी ने उन्हें पद्मश्री दिलवाई थी, उनकी बात मानकर उस सरकारी समिति के मानद अध्यक्ष बनने दिल्ली क्यों न चले जाएं। रही उस देवी दत्त को घर जमाई बनाने की बात, तो अब शास्त्री जी द्वारा ऐसी कोई पहल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन लोगों ने पहले माना होता तो शास्त्री जी निश्चय ही सहर्ष ऐसा प्रस्ताव उस मेधावी बालक के सामने रख देते। बच्चों का खेल है कि नहीं शादी, इस पर विवाद हो सकता है, किंतु जैसा बिटिया ने कहा, सयानों का खेल भी नहीं है। और जिसे अभी अभी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है पुत्र ने, उसके समक्ष पिता घर जमाई होने का प्रस्ताव रखे, ये बहुत अटपटा मालूम होता है। बच्चों का ही खेल क्यों न माने, खेलने दे उन्हें अपने ढंग से। शास्त्री जी ने त्रिपाठी जी के नाम पत्र लिख दिया है। नीचे आंगन में आकर उदय सिंह को डाक में डालने को दे दिया है। बेबी दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठी पढ़ रही है। पढ़ रही है, पूछता है पिता। हाँ, कहती है पुत्री। अच्छा है, लगन से पढ़, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई तो वहां बीए में दाखिला नहीं हो पाएगा। अच्छे नंबर लाएगी? हाँ, कहती है पुत्री। वो मुस्कुराती है, लेकिन पिता की ओर देखकर नहीं। पिता से उसने एक बार भी पिता नहीं कहा। मुस्कुराते मुख की वो लीला नहीं देख सका पिता, जो कभी उसकी इच्छा की सहचरी थी। गाड़ी अब भी चल रही है, चक्रपथ पर, किंतु अब चेहरे से चेहरे ही तक नहीं, अपमान से अपमान ही तक जाती दिख रही है नायक को। हम उसे समझा सकते हैं कि अगर हवाई जहाज और टैक्सी के व्यय ने दिल्ली पहुंचते पहुंचते तेरी जेब खाली कर दी, अगर तुझे वहां से बंबई जाने के लिए उधार लेना पड़ा, अनंतर बंबई में तूने पुनः उधार लिया कि उधार चुकाने की स्थिति में आने के लिए अविलंब मद्रास जा सके काम पर, तो इसके लिए बेबी जितनी उत्तरदायी है उतना ही तू स्वयं भी है। अगर तू बीमार पड़ गया है, बीमारी की हालत में यात्रा करता रहा है,
और उसी हालत में यहाँ मद्रास पहुंचकर तुझे काम में जुट जाना पड़ा है, क्योंकि तेरे इस धंधे में बीमार पड़ना तेरे जैसों के लिए शुद्ध विलासिता ही मानी जाती है, तो इसमें दोष बेबी का नहीं, रोगाड़ुओं का भी है। अगर तुझे वहां अल्मोड़ा में बेबी के बड़े भाई ने पीटा, तो तू ये कैसे मान ले रहा है कि बेबी ने ही पीटा? ठीक है, उसने इस नाते पीटा कि तू बेबी का प्रेमी लगता है। सामने के जो 2 दांत टूट गए हैं तेरे इस पिटाई से, बार बार उन पर जीभ फेर कर तू अपने को धन्य मानने की जगह हतभागी क्यों मान रहा है? दुर्भाग्य की प्रेमियों को तर्क शास्त्र से कभी प्रेम नहीं रहा। जो तर्कातीत को प्राप्त हो चुका है, उससे हमारा तर्क करना व्यर्थ होगा। दूसरी ओर ये भी व्यर्थ होगा कि हम नायक के ज्वर जन्य प्रलाप के यदिवाद की ओर कान दें। बुखार में पड़े होने के कारण वो कष्ट में है, अतएव हमारी सहानुभूति का पात्र है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके अगर से आरंभ होने वाले वे तमाम वाक्य सुने ही जो बेबी को उसकी दुर्दशा के लिए उत्तरदायी ठहराने को कहे जा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि यदिवाद की तार्किक परिणति यही है कि अगर मैं पैदा न होता तो ये त्रासद संसार न होता, ये नश्वर शरीर न होता। हमें इस बात से भी घोर आपत्ति हो सकती है कि ज्वर जन्य मनः स्थिति में नायक डीडी नायिका बेबी की लीला को अपमानजनक परिहास माने चला जा रहा है। अस्थायी टट्टी के ठीक सामने ऐन वक्त पर उसके आ खड़े होने से लेकर वहां गणानाथ में ठीक अन्य लोगों के आने के समय उसे संयुक्त सुसु के लिए उत्प्रेरित करने तक नायिका की हर चेष्टा को वो प्यार की नहीं, परिहास की भंगिमा मान रहा है। हास्यास्पद हूं मैं उसके लिए, ऐसा नायक का कहना है। निश्चय ही इस सब का नायिका के पास अपना तर्क सम्मत औचित्य होगा, किंतु दुर्भाग्य कि नायक उसके तर्क को कुतर्क ठहराएगा। किंतु एक क्षण को अंग्रेजी मुहावरा उधार लेते हुए हम तर्क के लिए ये भी मान लें कि नायिका नायक को एक विशिष्ट अर्थ में हास्यास्पद समझती है, तो भी विचारणीय है कि ये संताप का विषय है या कि संतोष का। नायक ये सोचकर प्रसन्न क्यों नहीं होता कि मुझमें समस्त और गुणों के साथ साथ हास्यास्पद, लाटा आदि होने का गुण भी है जो मेरी नायिका को प्रिय है। वो क्यों नहीं माने लेता कि नायिका की हंसी ही नायिका का प्यार है? मैं कहना चाहता हूं नायक से, उसकी हंसी ही तेरी जिजीविषा है। उसके हंसने से तू कहां से कहां जा रहा है, बगड़गों से बरकले। हंसी ठट्ठा समझ लिया है काम्या की हंसी को। धन्य भाग की तू लाटा है और हंसी का सुपात्र ठहरा है। और यदिवाद के लिए क्षमा चाहते हुए, अगर तू लाटा नहीं लेखक आदि है, तो स्वयं उस मस्खरी ने नेक सलाह दी थी कि दया से शादी कर ले, क्योंकि दया तुझे चाहती है तेरे लेखक रूप में। किंतु मैं कौन होता हूं कहने वाला? कौन होता हूं अपना ये तर्क इस पर लादने वाला? बहुत अधिक है तर्क, बहुत तरह का है प्यार, और संसार साक्षात नरक है अकेलेपन की यंत्रणा का। जब मैं सोचने लगा हूं इस तरह, मुझे गुलनार का स्मरण हो आया है। मुझे ही नहीं, कथा नायक को भी। वो उठ खड़ा हुआ है खाट से, बुखार में पत्र लिख रहा है वो अब गुलनार को। सार यही है, मुझे वहां बुला लो किसी तरह, किसी भी तरह। वो पत्र नहीं लिख रहा है, माताजी के वक्षस्थल में मुंह छिपाकर रो रहा है। बहा रहा है आंसू जो तप्त है उसके शारीरिक और वैचारिक ज्वर से। बंबई से घूमता हुआ बेबी का पत्र आया है। सूचित किया है कि हम अगले महीने दिल्ली आने वाले हैं। सूचित किया है कि मैंने अपने बाबू को सूचित कर दिया है कि मैंने डीडी से शादी कर ली है। बल देखो क्या होता है। वैसे ठीक ही होगा, नहीं भी होगा तो कोई फर्क थोड़ी जो पड़ने वाला हुआ असली बात में। शादी तो मैंने कर ही ली ठहरी। लाटा ठहरा तू शिवजी, मैं कर लाई तुझसे ब्याह वहां गणानाथ में। अब दिल्ली जाकर मालूम होगा ये लोग क्या करते हैं। देखो क्या होता है। मेरी तरफ से तू निश्चिंत रह, आशा है तू अब ठीक हो गया होगा।
तेरा काम भी अच्छा चल रहा होगा। तू अब दिल्ली आना जल्दी, मैं तब तक कोई अच्छी सी शैतानी सोच रखूंगी। सुसु वाली कैसी रही? शुभम बेबी, पुनश्च जिलेम्बू। इस पत्र पर नायक ने तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर वो संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु इस पत्र की भाषा और खिलवाड़ शैली उसे अवसरानुकूल नहीं मालूम हुई। पिटाई का कहीं उल्लेख न होना, क्षमा याचना का कहीं कोई इंगित न होना भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने नायिका के नाम बहुत ही संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसमें उसने सूचना दी है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, अब मैं कुछ ठीक हूं। मुझे वहां बुलवाकर बुखार में पिटवाया गया, लेकिन किसी ने भी इसके लिए माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मुझसे शादी कर ली है। गुड्डे गुड़िया का खेल है तेरे लिए शादी। ज्यादा जरूरी ये जानना है कि तुम्हारे घर वालों का इस बारे में क्या कहना है। वैसे तुम्हारे भाई साहब ने मेरे सामने वाले 2 दांत तोड़ दिए हैं, विष के रहे होंगे। इनके टूट जाने पर शायद तुम्हारे घर वाले भी जमाई बनाने को राजी हो जाएं। अभी बहुत कमजोर हूं, यहां काम चल ही रहा है। अगले महीने के शुरू तक मैं बंबई लौट जाऊंगा, तब दिल्ली आने की बात सोचूंगा। शायद तुम लोग मेरे कुछ और दांत तोड़वाना चाहो। शुभम डीडी। पुनश्च मुझे शैतानी बहुत रास नहीं आती।